नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुरोध पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने विरोध प्रदर्शन वाले कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। इस बात पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा करके हरीश रावत ने अपना बड़प्पन दिखाया है। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी अगर वर्चुअल रैली न करती तो उन्हें फैक्चुअल प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा है कि यदि वो सिलेंडर सिर पर रखकर प्रदर्शन करते तो सच सामने आता है, लेकिन फिर भी मैंने मुख्यमंत्री की बात मानी है क्योंकि वो मुश्किल वक्त में कोरोना से लड़ने के लिए बिजी है। और 2 दिन पहले हरीश रावत ने खुद पर केस दर्ज करने के विरोध में धरना दिया था और सोमवार को बिना परमिशन बैलगाड़ी से शिव मंदिर तक वो गए थे, जिसके बाद ये पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। कोविड से अगर लड़ना है तो सामूहिक जिम्मेदारी से उसका निर्वहन हो सकेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके सभी से कहा कि चाहे प्रधान है चाहे प्रधानमंत्री है, नियमों का सबको पालन करना चाहिए, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। हरीश रावत जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने अपना बड़प्पन प्रदर्शित किया है। मैं नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री मेरी वजह से इस कठिन दौर की लड़ाई पे जिस फ्रंट पर लड़ना चाहिए उस फ्रंट से कहीं ध्यान हटाए, बल्कि यदि वो वर्चुअल रैली स्टार्ट नहीं करते तो फिर मैं ये फैक्चुअल प्रोटेस्ट में नहीं आता। मैं गैस सिलेंडर लेकर के यदि चौराहे पर खड़ा हो जाता तो आप उसका अंदाज लगा सकते हैं कि उसका नेशन वाइड कितना बड़ा इम्पैक्ट होता। यदि मैं किसी बस के आगे लेट जाऊं तो इन्होंने जो दुगुना किया है किराया, इनकी सारी वो उसको ब्लास्ट कर देगा। कांवड़ यात्रा पर मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तराखंड के सीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है। सभी ने कांवड़ यात्रा कराने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन राज्य सरकार गंगाजल ले जाने के लिए स्वतंत्र है। सरकारें जो भी माध्यम अपनाएंगी राज्य सरकार मदद करेगी। राज्य सरकार प्रतीकात्मक रूप में पड़ोसी राज्यों को भी गंगाजल भेजेगी। के अंतर्गत वो गंगा जल ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगी। राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। वो गंगा जली के रूप में, वो ट्रकों में, वो अन्य जो माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों से हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इस रूप में वो राज्य सरकारों को हमने इस प्रकार की कल कहा कि बातचीत करके जो भी वो व्यवस्था बनाए हम उसको सहयोग। तो तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की खबरें काफी समय से आ रही। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, असमर्थता तो है, ठीक है, यात्रा को लेकर और जिस तरह से बातें आ रही हैं, गंगा जल का जो जिक्र हो रहा है, ये पूरी थ्योरी आप समझाइएगा। क्या किस तरह से स्टेप्स उठाए जाएंगे, किस तरह की कोई प्लानिंग है, लोगों तक ये मैसेज कैसे जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है सुनने में ही। देखिए जीनत, कांवड़ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उत्तराखंड में हर साल 3 से 4 करोड़ के आसपास लोग कांवड़ लेने पहुंचते हैं, यानी कि गंगाजल लेने पहुंचते हैं। कोविड काल में इस बात की सभी सरकारों ने एक राय दी है कि कोविड काल में जो कांवड़ यात्रा है उसको बंद किया जाए, जो परंपरागत कांवड़ है उसको न चलने दिया जाए। और इसी के मद्देनजर ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, लोगों की जो आस्था है, जो परंपरा है, उसको ठेस न पहुंचे, राज्य सरकार ने ये तय किया है तमाम सरकारों से बातचीत करके, चाहे वो पंजाब की हो, हिमाचल की हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या दिल्ली की सरकारें हों, कि यदि वहाँ की सरकारें अपने राज्य में यहाँ से गंगा जल ले जाना चाहती हैं, चूँकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अगर वो यहाँ से गंगा जल ले जाना चाहती हैं तो वो अपने अपने साधनों से, वो जो भी साधन अपनाएं, जो भी तरीके अपनाएं, वो अपना सकती हैं और राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। वो ट्रकों में गंगा जल ले जाना चाहें या फिर किसी अन्य माध्यम से गंगा जल ले जाना चाहें, ये स्पष्ट तौर पर बाकायदा शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि वो कोई भी माध्यम अपनाए गंगा जल ले जाने का, राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी, पूरा सहयोग राज्य सरकार का होगा। लेकिन हाँ, जो कांवड़ यात्रा परंपरागत तौर पर चला करती है कि आप पैदल यात्रा पर चलते हैं, लाखों लाख करोड़ों की संख्या में कांवड़ आते हैं, इससे पूरी ट्रैफिक तो अव्यवस्थित होता ही है, तमाम अन्य व्यवस्थाएं बनाने में भी प्रशासन को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। तो वो यात्रा, पैदल यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, उस पर मनाही की गई है। इसके साथ ही साथ ये भी सरकार ने तय किया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, यूपी हो या फिर अन्य जो भी राज्य हैं, वहाँ की सरकारों को, वहाँ की राजधानियों को, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, वीआईपीज़ को एक प्रतीकात्मक तौर पर उत्तराखंड सरकार गंगा जली भेजेगी ताकि जो आस्था है, जो परंपरा है, वो टूटने न पाए।
जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसको लेके मीटिंग्स तो ठीक है हुई है, और क्या जानकारियां हैं लोगों तक, इंफॉर्मेशन किस तरह से, फिर क्या ये थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं रहेगा? हालांकि ये स्टेट पर आ जाएगा कि वो किस तरह से फैसला लेती हैं अपने स्टेट के लोगों के लिए। देखिए जीनत, चैलेंजिंग तो है क्योंकि लोगों की आस्थाएं हैं और परंपराएं हैं, और आस्था के आगे आपने देखा कि जब भी कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में चला करती थी, हमने देखा कि पहाड़ के पहाड़ टूटते थे, लेकिन कांवड़ यात्री रुकते नहीं थे। और उनको रोकना, उनको एक व्यवस्थित तरीके से सड़कों पर चलाना, पूरा ट्रैफिक को डाइवर्ट करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। वही चुनौती का सामना तमाम सरकारों को करना पड़ेगा, चाहे वो यूपी की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, कि जब लोग अपने आस्था के बूते कांवड़ लेने चलेंगे कांवड़ के सीजन में, जब वो हरिद्वार पहुंचेंगे तो उनको किस तरह से रोका जाए, क्या उन पर फोर्सफुली उनको रोका जाएगा, किस तरह से, ये अपने आप में चैलेंज होगा। लेकिन राज्य सरकारों पे भी दायित्व डाला गया है कि वो अपने अपने राज्यों में प्रचार प्रसार करें, लोगों को समझाएं कि वो कांवड़ यात्रा पर न जाएं। हाँ, उनको गंगा जल चाहिए तो गंगा जल की व्यवस्थाएं राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती हैं। जिस तरह से ये कहा गया है कि राज्य सरकार जैसे भी चाहे, अगर वो गंगा जल हरिद्वार से ले जाना चाहती हैं तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, लोगों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा सिचुएशन को, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब मामला आस्था और धर्म से जुड़ा होता है तो लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में आपको समझना होगा। खैर, रुद्रप्रयाग के ढूंग जरमवाड़ इलाके में एक गुलदार ने 22 बकरियों को अपना शिकार बनाया है। गुलदार ने गौशाला में घुसकर बकरियों को शिकार बनाया। ग्रामीणों ने डीएम और डीएफओ से मुआवजे की मांग की है। पहाड़ में बारिश शुरू होते ही आफत हो जाती है। ताजा वीडियो पिथौरागढ़ के मुंसियारी से आता है। यहाँ के छोड़ी बगर गांव में बरसाती नदी गांव में उपजाऊ मिट्टी बहा कर ली गई। गनीमत ये है कि नदी गांव में आबादी से दूर है, नहीं तो जान और माल का भारी नुकसान हो सकता था। इस गांव में मिलम ग्लेशियर से आने वाली गोरी नदी भी लगातार भूकटाव कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। नैनीताल में एक हफ्ते में ही सब्जी के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 60 के पार हो चुका है। मंडी में ही अदरक 140 तो अन्य सब्जियों के दामों ने भी लोगों को मंडी से दूर कर दिया है। सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से लोग सरकार से नाराज हैं। हालांकि जो लोग सब्जी खरीदने आ भी रहे हैं तो वो भी सिर्फ कुछ मात्रा में ही खरीदारी करने के लिए मजबूर है। बहुत ज्यादा असर पड़ा है गरीब लोगों पे, तो और ज्यादा असर है इस चीज का। अब थोड़ा कमाने वाला तो कर भी लेता है, लेकिन जो बेचारा गरीब है वो नहीं खरीद पा रहा है सब्जी को। अभी हर चीज के दाम बढ़े हैं। दाल की देख लो, कुछ सब्जी देख लो, अनाज देख लो, कुछ देख लो, हर चीज में बढ़ा है। तेल और ऑयल, वो तेल तो बढ़ा ही है, खाने का तेल भी बहुत महंगा हो गया सर। इसमें दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं है सर। एक तो डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो है गाड़ी का जो है किराया बढ़ा हुआ है, और सब्जी इस टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हुई भी है, इस वजह से जो है रेट बढ़े हुए हैं। ये पेट्रोल डीजल में बढ़ी कीमतों से रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ चुका है, जिससे ना तो परिवहन निगम को फायदा हो रहा है और ना ही कर्मचारी खुश हैं। हालात तो ये है कि बसों में ढूंढने से भी मुसाफिर नहीं मिलते हैं। न्यूज 18 की टीम ने देहरादून ISBT से हरिद्वार को जाने वाली बस में रियलिटी चेक किया। पच्चीस जून से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। इसमें सफर करने पर यात्रियों को 65% बढ़ा किराया देना पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ाने पर यात्री तो नाराज है ही, साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि बस चलाने पर डीजल का खर्च तक नहीं निकल पा रहा। उसका अब तक का रिस्पॉन्स यही है कि समुचित यात्री नहीं मिले हैं। जो क्षमता 50% तय की गई थी, उसका भी केवल 40% यूज हो रहा है। और डीजल के खर्चे पे गाड़ियां अब 2 दिन से पहुंची हैं। शुरुआती 2-3 दिन तो हमने डीजल का ज़्यादा खर्चा किया और कलेक्शन हमारा कम हुआ, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ है किराया बढ़ाने का या बसें चलाने का। किराया बढ़ने पर परिवहन मंत्री का कहना है कि हम जनता की परेशानी समझते हैं, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ने के चलते हमें किराया बढ़ाना पड़ा। ऐसा नहीं है, हमने किराया 67% ही बढ़ाया है, और हम जनता की इस परेशानी को भी भली भांति जानते हैं, और लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि ईंधन तेल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं।
न्यूज 18 की टीम ने देहरादून से हरिद्वार जाने वाली बस का जायजा भी लिया, जिसमें 6 से 7 यात्री ही सफर करते नजर आए। परिवहन निगम ने बसों का संचालन शुरू कर दिया है इंटरस्टेट, और आज हम ISBT से ये बस हरिद्वार के लिए जा रही है, उसमें सफर कर रहे हैं, जिसमें बमुश्किल यहाँ पर सवारियां मिल पा रही हैं। और यही एक परेशानी सबसे ज्यादा बस ड्राइवर के सामने आ रही है कि उनको अपनी बसेस खाली ले जानी पड़ रही है। हालांकि इस बस में अभी अभी जो है वो कुछ सवारियां बैठी हैं। तो जानते हैं भैया, भी ये बताइए मुझे कि कैसे आप लोग बस में रोज ट्रैवल कर रहे होंगे, तो कितनी सवारियां आपको मिल पा रही हैं डेली? बहुत कम सवारी मिल रही है, कभी 4 कभी 5, मुश्किल से 10 सवारी होती हैं। जो सबसे ज्यादा होती है वो 10 तक सवारी आपको मिल पाती है? 10-11 सवारी। क्या इंतजार करना पड़ता है, सवारी नहीं आ रही, क्या वजह आपको लग रही है इसके पीछे? 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। अब ये गाड़ी 1 घंटे बाद छोटी है। तो चलो, उसमें तो फिर भी आपको मिल गए, मेरे ख्याल से 6-7 सवारियां तो मिल ही गई हैं। वहाँ गाड़ी खड़ी है 4-5, उन्हें कम से कम 1.5 घंटा हो गया। अच्छा। हाँ, सवारी नहीं मिल पा रही है। कुछ पैसेंजर्स से भी हम बात कर लेते हैं। आपने कहाँ जाना है सर? हरिद्वार। ये बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों का भरोसा उतना नहीं हो पा रहा है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? एक्चुअली क्या ना, आदमी अभी डर रहा है कि यार कहीं जो है ना, अब हर कोई ग्लव्स नहीं पहन सकता ना, आदमी बस में चढ़ता है कि यार पता नहीं मेरे से पहले कौन चढ़ा होगा। मैडम, मुझे आप ये बताइए कि किराया भी बढ़ा दिया बसेस का, तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों का भरोसा है नहीं है, क्या आपको लगता है? इसमें तो किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान है, कोई लोग दे नहीं पा रहे इतना किराया, किसी का इमरजेंसी काम हो रहा तो वो जा नहीं पा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि लोगों का जो विश्वास है वो अभी भी इतना नहीं जीत पा रहा है परिवहन निगम, क्योंकि बसों का संचालन तो शुरू कर दिया गया, रेट भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद सवारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। और टिहरी के गंगी गांव में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रजातियों के हजारों पेड़ काटने के मामले में वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इतनी अधिक संख्या में हरे पेड़ काटने की भनक तक वन विभाग को नहीं लग पाती है। गंगी गांव के ताल नामे तोक के ऊपर सिविल भूमि और आरक्षित वन भूमि में बांज, बुरांस, भमोरा, चीड़ सहित थुनेर प्रजाति के हरे पेड़ों पर आरियां चला दी गई और छानियों का निर्माण कर दिया गया। डीएफओ का कहना है कि वन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर गई थी। टीम ने वापस लौटने पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। कुछ रिजर्व और सिविल एरिया में पेड़ काटने का जानकारी मिला था। राजस्व विभाग और फॉरेस्ट का टीम वहाँ चले गया है। कुछ लोग वापस भी आएगा, कुछ लोग वही कैंप कर रहे हैं, अभी कॉम्पिंग चल रहा है, और जैसे ही हमारे पास पूरा जानकारी मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उधर पौड़ी में मौजूद सीएसडी कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं और अफरा तफरी मच गई जब किसी व्यक्ति के मोबाइल पर मौजूद आरोग्य सेतु ऐप ने पास में किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौजूदगी का सिग्नल दिया। फिर क्या था, कैंटीन अधिकारियों के निर्देश पर भीड़ जो है वो नियम नहीं मानती है, लोग समझाते हैं और फिर काफी समझाया गया तब भीड़ जाके खाली होती है और फिलहाल कैंटीन को बंद कर दिया गया है। कैंटीन तो मैं बंद कर नहीं सकता, कैंटीन मुझे ऊपर से आदेश आए तभी मैं बंद करूँगा, तो मैं क्या कर सकता। प्लीज बंद किया है, यहाँ पर पुलिस वाला है, हमने बंद किया, उस टाइम पे उन्होंने माना था, उधर चले गए, फिर आगे अंदर मानते। चीन युद्ध के बाद देश भर में हजारों की संख्या में एसएसबी गुरिल्लों को प्रशिक्षण देकर देश की सेवा के लिए तैयार किया गया। कुछ प्रदेशों में इन गुरिल्लों को राज्य सरकारों ने नौकरी भी दी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं दी गई। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में ही गुरिल्लों के धरने को 13 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए। देश के 17 राज्यों में लाखों लोगों को एसएसबी ने प्रशिक्षण दिया। 2002 तक एसएसबी में इन्हीं स्वयंसेवकों को भर्ती किया जाता था। मणिपुर ने इन स्वयंसेवकों को अपने राज्य में ही नौकरी दी। तब से देश भर में स्वयंसेवकों को नौकरी और पेंशन की मांग उठती रही। बॉर्डर से लगे राज्यों के ज्यादातर गांवों में युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया था, लेकिन आज ये लोग नौकरी और पेंशन के लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। अभी 3900 दिन आज यहाँ मुख्यालय में पूरे हुए हैं और साथ ही इस बीच लगातार हमारी सरकार से अनेक बार वार्ताएं हुई है और निर्णय भी हुए, लेकिन सरकार उन पर अनसुनी कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है। और हम आगे अपने जो हमारे प्रतिनिधि है, हमारे सांसद है, उन पर दबाव बनाएंगे और ये लॉकडाउन की स्थिति साफ होती है तो बड़े आंदोलन हम करेंगे। युवा साल 2002 तक एसएसबी में नौकरी मिलने की उम्मीद के साथ प्रशिक्षण करते थे।
42 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर देश की सेवा करने की तैयारी की। जो एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ले खुद भारत सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किए थे। छापामार युद्ध में उनको प्रशिक्षित किया था, खुफिया कार्यों का उनको प्रशिक्षण दिया था, सेना की सहायता कैसे की जाएगी, कैसे दुश्मन को रोका जाएगा, इन सब कार्यों के लिए जो प्रशिक्षित भारत सरकार ने किया गया था उन गुरिल्लों को, तो उनका उपयोग आज करना जरूरी है। युवाओं को नौकरी तो नहीं मिली, पर धरना देने में इतिहास जरूर रच दिया। अब जब बॉर्डर पर अशांति है, ऐसे में उन्हें भी उम्मीद है कि उनके प्रशिक्षण का लाभ भारत सरकार लेगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर उत्तरकाशी में चीन से जुड़ी सीमा के सटे 2 गांवों को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद खाली कराया गया। अब उन्हीं गांवों को फिर से बसाने की मांग भी हो रही है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद उत्तरकाशी के निलांग घाटी में बसे 2 गांव निलांग और जादुंग को सुरक्षा की दृष्टि से सेना ने खाली कराया, तो ग्रामीण बगोरी, हर्षिल और डूंडा में बस गए। वो साल 1962 से पहले ग्रामीण सीमा के आसपास होने वाली गतिविधियों पर भी निगाह बनाए रखते थे और असामान्य घटना की जानकारी आईटीबीपी को देते थे। लद्दाख में चीन की हलचल के बाद अब एक बार फिर से निलांग और जादुंग गांव को बसाने की मांग तेज हो गई है। 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ तो उस समय जो है दो गांव जो निलांग और जादुंग थे, उनको जो है हमारी आर्मी ने उनकी सुरक्षा के लिए खाली कराया। अभी मेरा ख्याल से ये एक पूरा एक पॉलिसी के तहत हमें उन गांवों को वापस बसाना चाहिए। वहाँ पर जो ये चरवाहे थे, ये जो आगे जाते थे, ये कई बार सेना के लिए अगर कोई हरकत हो या कोई ऐसा कोई मूवमेंट दिखे तो उसकी खबर भी लाने में मददगार हो सकते हैं फ्यूचर में। हर साल बगोरी, हर्षिल और डूंडा से ग्रामीण गर्मियों में एक दिन निलांग और जादुंग जाकर देवता की पूजा करते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें स्थानीय प्रशासन और सेना से अनुमति लेनी होती है। इन गांवों तक सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे इन ग्रामीणों को भी अपने गांव में दोबारा बसने की उम्मीद है। भारत सरकार ने भी बोल दिया और राज्य सरकार ने बोल दिया कि वहाँ किसी भी तरीके से सड़कों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सड़कों का निर्माण जो है तुरंत जो है बहुत तेजी गति से सड़क का निर्माण वहाँ पर चल रहा है। उत्तराखंड में कई जिलों से भारत चीन सीमा एक दूसरे से लगी हुई है। ऐसे में सीमावर्ती गांव को दोबारा बसाना चाहिए, जिससे ग्रामीण सेना के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। उधर नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीते 4 दिनों से सुनवाई जारी है। दूसरी ओर केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों संतोष त्रिवेदी का पुरोहित जो है तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी केदारनाथ मंदिर प्रांगण में 13 जून से धरना उनका जारी है और धरने के दौरान तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड से लड़ाई जीतने के लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का कहना है कि धरने के 18 दिनों बाद भी उनसे बात नहीं की गई है। वो तब तक धरने पर रहेंगे जब तक देवस्थानम बोर्ड को खत्म नहीं कर दिया जाता। केवल सिर्फ देवस्थान बोर्ड के विरोध में बैठा हुआ हूँ और मैं प्रातःकाल, माध्यान्हकाल, सायंकाल देवस्थान बोर्ड के विरोध में पूजा अर्चना कर रहा हूँ ताकि सरकार की शुद्धि बुद्धि हो जाए और कहीं न कहीं जो है सरकार इसको समाप्त कर दे। कोटद्वार मेयर और मंत्री के बीच एक बार फिर से तकरार शुरू हो चुकी है। स्थानीय विधायक और मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा कुछ चुनिंदा पार्षदों को विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 10 लाख की धनराशि दी गई थी। वहीं अब नगर निगम बोर्ड ने उन सभी पार्षदों को बोर्ड की ओर से जारी 6-6 लाख के विकास कार्यों के बाहर कर दिया है, जिसके बाद से विवाद शुरू हो चुका है। मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मेयर पर भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। सोचता हूँ कि ये जो दृष्टिकोण है नगर निगम का कि केवल अपने पार्टी के पार्षदों को ही विकास की योजना दी जाए, ये बिल्कुल गलत है और सरकार ने इसका बड़ी गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है। और माननीय मदन कौशिक जी ने जो नगर विकास मंत्री हैं उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाने का निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने जो हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं उन्होंने 10-10 लाख के काम प्रत्येक बीजेपी पार्षदों को दिए और कांग्रेसियों को नहीं दिए।